नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। दिल की बीमारियों से जीवन को होने वाले खतरे हाल के समय में कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं और स्वस्थ लोगों में भी सडन हार्ट अटैक देखा गया है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देशों के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाती है और इसीलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने और जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में की गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े भी, जिसे देखते हुए न्यूज़ 24 के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हमें हृदय रोगों के लक्षण और उससे बचाव और हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा के माध्यम से जागरूक करेंगे। इस श्रृंखला में आज हमारे बीच देश और उत्तर प्रदेश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार अग्रवाल, नमस्कार, डॉक्टर आलोक सिंघल, नमस्कार, और डॉक्टर शुभम अग्रवाल, नमस्कार, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें हृदय रोग से बचाव और उनके उपचार के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे और हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं डॉक्टर संतोष, क्योंकि हृदय रोग मैं ये समझना चाहूंगी, क्या ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है या फिर कुछ खास वर्ग या कुछ खास एज के लोग हैं जो सबसे ज्यादा इस हेल्दी डिजीज से ज्यादा प्रभावित होते हैं, और उनकी कैटेगराइजेशन आप किस तरह से करेंगे? ओके, थैंक यू पूजा जी। अगर हृदय रोग के बारे में हम बात करें तो बेसिकली हृदय रोग को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जो कि पैदाइशी बीमारी होती है। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि बच्चों के हार्ट में होल होते हैं, तो वो एक सेपरेट ग्रुप है। कई बार ये बीमारी ओल्ड एज में ही पता लगती है, भले ही बीमारी पैदाइशी हो, बट 70 ईयर्स 80 ईयर्स पे जैसे एक ASD कंडीशन होती है, हार्ट में होल होता है। दूसरा ग्रुप जो होता है मेनली वो होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज का, जो कि 5 to 15 ईयर्स पे यूजुअली बच्चों के थ्रोट में इन्फेक्शन से क्रॉस रिएक्ट होता है हार्ट से और फिर आपके वॉल्स खराब होते हैं। जो तीसरा मेन ग्रुप है जो कि लार्ज नंबर इन्वॉल्व करता है हार्ट को, वह है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें क्या होता है कि हार्ट की मसल्स के अंदर, हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर फैट डिपोजिशन से, प्लाक बनने से और हार्ट अटैक या एंजाइना की प्रॉब्लम होती है, जो मेन कारण है एक्चुअली देखा जाए। जैसा आपने बोला कि हर 33 सेकेंड में हार्ट की डिजीज से एक आदमी की मृत्यु हमारे देश में होती है। आज की डेट में देखें तो ऑलमोस्ट मेजर कॉज है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डेथ का हमारी कंट्री में। 24% ऑफ डेथ हमारी कंट्री में आज की डेट में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होती हैं। चौथा कंडीशन है मिसलेनियस कंडीशन, जिसके अंदर हम कार्डियोमायोपैथीज और डिफरेंट अदर डिजीज जो होते हैं कैटेगराइज नहीं कर सकते, वो करते हैं। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जिसकी हम नॉर्मली बात करते हैं, हार्ट अटैक और एंजाइना की, वो पहले हम सोचते थे कि 50 साल 40 साल के बाद में ये डिजीज़ शुरुआत होती हैं और आगे चल करके लोगों को इन्वॉल्व करती हैं, बट ऐसा नहीं है। आजकल हम यंगर पॉपुलेशन में बहुत कुछ देखते हैं और एक डाटा जो अभी हमारे पास में आया है उसमें ये है कि 40% ऑफ द पेशेंट जो हमारे देश में आज एंजाइना और हार्ट अटैक से ग्रसित होते हैं, उनकी उम्र 40 साल से नीचे है। मैं आगे डॉक्टर आलोक सिंघल आपके पास आना चाह रही हूँ। इनिशियल स्टेज में अगर हार्ट डिजीज है उसको डायग्नोस करना है तो उसके लिए किस तरह के महत्वपूर्ण परीक्षण किए जाते हैं, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि लाइफस्टाइल, हमारी डाइटरी हैबिट्स, उसका कितना महत्वपूर्ण रोल होता है, और खासकर तब जब ऑयली फूड अगर कोई सबसे ज्यादा उसका इंटेक कर रहा हो तो वो कितना रिस्क बढ़ाती है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें हार्ट डिजीज़ किस पेशेंट में सस्पेक्ट करनी चाहिए और कैसे डायग्नोज करनी चाहिए। जैसा डॉक्टर संतोष ने बताया कि 4 तरह के ग्रुप हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ हम यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में ज़्यादा उत्सुक होंगे जानने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर पे जाना चाहिए और अपनी तकलीफ़ बतानी चाहिए। अगर वो डॉक्टर समझते हैं कि आपके सिम्टम्स हार्ट से रिलेटेड हैं तो वो एक बैटरी ऑफ टेस्ट होती है जो आपको एडवाइस कर सकते हैं। इनिशियली सबसे पहले तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं, और ब्लड टेस्ट हम ब्लड शुगर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाइपरलिपिडीमिया वगैरह के लिए करते हैं, या
हाई सी रिएक्टिव प्रोटीन्स के लिए करते हैं। उसके बाद नंबर आता है ईसीजी का, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ये सबसे पुराना लेकिन अब भी बहुत महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है। हमें ये हार्ट के एनलार्जमेंट के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में, और सबसे ज़्यादा हमें हार्ट बीटिंग कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह बताता है। इसके बाद नंबर आता है इकोकार्डियोग्राफी का। इट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल इन्वेस्टिगेशंस। ये नॉन इन्वेसिव है, कभी भी किया जा सकता है, बेड साइड भी किया जा सकता है, ओटी के अंदर भी किया जा सकता है, ओपीडी में भी किया जा सकता है, रिपीटेडली किया जा सकता है, क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव है, पेशेंट को कोई डेंजर नहीं होता। एंड इससे हमें हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट का फंक्शन बड़ा अच्छा अप टू दी मतलब विद ग्रेट एक्यूरेसी हमें सब कुछ मालूम पड़ जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट यू आर पीपिंग इन ए क्लोज रूम विदाउट ओपनिंग द विंडो। सो ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेस टेस्ट की, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। ये बेसिकली हम लोग पेशेंट को स्ट्रेस देते हैं। यूजली पेशेंट को वॉक करना पड़ता है एक मशीन पे, जिसे हम ट्रेडमिल बोलते हैं, और ट्रेडमिल पे वॉक करते करते उसकी ईसीजी रिकॉर्डिंग करते हैं, और जो ड्यूरिंग स्ट्रेस जो चेंजेस आती हैं वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो वॉक नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम स्ट्रेस डोपामिन टेस्ट करते हैं। तो डॉक्टर शुभम, मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट का जिक्र किया है यहाँ डॉक्टर आलोक ने, तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर क्या होता है, और अगर ये किसी को आ रहा है तो तुरंत किस तरह का उपचार उन्हें दिया जा सकता है, ये भी मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं, और साथ ही इनके लिए सिम्टम्स क्या होते हैं अगर ऐसे सिचुएशन हो रहा है कि भाई कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आने वाला है, क्या इसके अर्ली सिम्टम्स होंगे? तो सबसे पहले कार्डिक अरेस्ट की है जैसे बात की जाए, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कार्डिक अरेस्ट मतलब दिल का रुकना। किसी भी कारणवश अगर हार्ट पंप करना रोक देता है तो उसे कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं। उसका सबसे मुख्य कारण होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, मतलब हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज होना, जिसके कारण हार्ट की पंपिंग कम हुई और हार्ट रुक गया, जिससे पूरे शरीर में खून का दौरान कम हो गया। दूसरा मुख्य कारण होता है रिदमियास। रिदमियास का अर्थ है हार्ट की धड़कन या तो बढ़ी या कम हुई। बढ़ने पर या कम होने पर दोनों में हार्ट अगर उसे टैकल नहीं किया गया तो हार्ट फिर से रुक सकता है, जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। और अन्य डिसीजेज होती हैं जैसे कार्डियोमायोपैथीज, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड तरह तरह की बीमारी होती हैं। तो सबसे पहले कार्डिक अरेस्ट के सिम्टम्स क्या होंगे कि पेशेंट बेहोश हो सकता है, अचानक पल्सलेस हो जाएगा, ईसीजी में लाइन नहीं मिलेगी, मतलब ईसीजी स्ट्रेट आएगा। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स होगा, ट्रीटमेंट की बात की जाए, सबसे पहले सीपीआर कार्डियो पल्मरी रिससिटेशन करके थेरेपी होती है, उसे शुरू करना होता है। जिसे साधारण भाषा में बोला जाए तो हाथ से मसाज शुरू करनी होती है सीने की। और कहीं कहीं अगर धड़कन बढ़ी हुई है तो ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर भी मौजूद हैं आजकल पब्लिक प्लेसेस में, उसका भी यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। साथ में नियर बाय स्पेशलाइज हॉस्पिटल में शिफ्ट करके आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है कि क्या जो भी उसका कारण है उसका उपचार शुरू किया जाएगा। दूसरी चीज़ आती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का अर्थ है हार्ट में ब्लड सप्लाई का अवरोध होना, रुक जाना, जिसे हार्ट अटैक, एंजाइना या ST एलिवेशन, MI मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोला जाता है। तो हम सबसे पहले सिम्टम्स की बात की जाए तो हार्ट अटैक में सबसे पहले सिम्टम्स आएंगे नाभि से लेके सीने तक भारीपन होना, दर्द होना, जबड़े में भी दर्द हो सकता है, पेट के ऊपरी हिस्से में भी दर्द हो सकता है। ये जैसे पहले भी लोग बात ये डिस्कस हो चुकी है, गैस्ट्राइटिस से कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरा सांस फूलना, धड़कन होना, बेहोश होना, ये भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। डॉक्टर संतोष, क्या ऐसे भी केस आते हैं कि बिना किसी नोटिसेबल सिम्टम के हार्ट अटैक आ गया, दौरा पड़ गया, तो क्या अगर ऐसा है तो क्या इसके पीछे भी कुछ छिपे हुए रिस्क फैक्टर्स हैं जो लोग जानते नहीं हैं? आजकल हम लोग रोज़ देखते हैं प्रिंट मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया में कि लोगों को जिम करते हुए अचानक हार्ट अटैक आया और ख़त्म हो गए। काफ़ी कॉमन है। जैसा मैंने पहले ही बोला था कि आजकल यंगर पॉपुलेशन, पहले ये होता था कि सिर्फ ओल्डर एज में 50+ में हार्ट अटैक होता है, बट आजकल यंग पॉपुलेशन में हम लोग रोज़ देखते हैं प्रैक्टिस में। अगर आप देखें तो एक वीक में कम से कम 7 से 8 यंग पॉपुलेशंस में हम हार्ट अटैक देखते हैं जो 30s में एंड 40s में होते हैं, और ये काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि हम लोगों को हार्ट डिजीज 10 साल पहले होती है वेस्टर्न पॉपुलेशन से। सो समवेयर रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं। आप देखिए, रिस्क फैक्टर्स को हम 3 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जेनेटिक्स, कहीं ना कहीं हम इंडियंस एंड
एशियन इंडियंस, साउथ ईस्ट एशियंस, हमारे में जेनेटिकली वी आर मोर प्रोन फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, नंबर 1। दूसरा है रिस्क फैक्टर, जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर जिसकी हम बात करते हैं, मॉडिफाइबल होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में हो गया कि आप जैसे एज बढ़ेगी आपको रिस्क बढ़ता जाएगा। मेल पीपल आर मोर एक्सपोज्ड, मोर एट रिस्क फॉर हार्ट प्रॉब्लम। देन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हो गए। ये तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिनका एक मेजर एट्रीब्यूशन है हार्ट डिजीज की डेवलपमेंट में, उनके लिए हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जब सोसाइटी को हम एजुकेट करते हैं तो वो हमें समझना होगा। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्मोकिंग, साइको इमोशनल फैक्टर्स लाइक type A behavior, aggressive personality, social boycott, single people like who are not mingling up with the people very much. So these are the very important factors which can contribute to development of heart disease and progression of heart disease. डॉक्टर आलोक सिंघल, थोड़ा स्पेसिफाई आपके साथ मैं हो रही हूँ, कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिसीज, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज ये जो भी दिल की बीमारी से जुड़े जो मरीज हैं उनके लिए चिंता का सबब बन गई है। क्या इसे डायबिटीज से भी जोड़ा जा सकता है? Thank you, Ms. Pooja, for asking this important and relatively a new condition. ये कार्डियोवैस्कुलर किडनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या सिंड्रोम, ये भी इसका कंसेप्ट थोड़े सालों से ही आया है, और जब इसकी डिटेल में हम जाएंगे तो देखेंगे इसमें नया कुछ नहीं है, बल्कि कुछ डिजीज को एक साथ मिला के रख दिया। जैसे नंबर 1 कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिसमें हार्ट और उसकी वेसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। नंबर 2 डायबिटीज़ या हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें एंड थर्ड इज ओबेसिटी एंड द किडनी डिजीज़। अगर आपको ओबेसिटी है तो आपको सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि आप ओबीज हैं, इसका मतलब ये है कि आपको आगे जाके डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम या हार्ट प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर शुभम, आपसे मैं 2 सवाल करने जा रही हूँ। पहला बहुत ही जनरल सवाल है कि क्या ऐसी कोई दवाएं भी बनी हैं कि हार्ट डिजीज को होने से रोका जा सके, चाहे वो व्यक्ति दिल की बीमारी से ग्रसित हो या ना हो? और दूसरा मेरा सवाल, क्योंकि हम लगातार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, डाइटरी हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या इन सब की हेल्प से या फिर मेडिकल इंटरवेंशन से किसी भी हार्ट डिजीज को रिवर्स या ठीक किया जा सकता है? तो सबसे पहले अगर बात की जाए हार्ट अटैक से के रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज़। तो अगर हम डायबिटीज़ पहचानते हैं और डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हार्ट प्रॉब्लम को आने से रोक सकते हैं। तो डायबिटीज़ पहले डायग्नोस हुई, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और ट्रीटमेंट चलता रहा और पेशेंट उससे एडरेंट रहा, तो फिर इस हार्ट डिसीज़ को बचाया जा सकता है। पूरा एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो डायबिटीज़ कंट्रोल करता है। तो अगर हम अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखते हैं तो हम हार्ट डिसीज़ से दूर हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आप पहले डायग्नोस होते हैं और उसको ट्रीट करते हैं, साथ साथ लाइफस्टाइल अपनी मॉडिफाई करते हैं, तो अगेन हार्ट डिसीज़ को बचाया जा सकता है। और तीसरा रिस्क फैक्टर आता है डिसलिपिडीमिया। जैसे कि सर ने बताया कि डिसलिपिडीमिया 80% पॉपुलेशन में इंडिया की प्रेजेंट है। कोई भी एक पैरामीटर डिरेंज होगा या एचडीएल कम होगा, ट्राइग्लिसराइड बड़ा होगा, सो डिसलिपिडीमिया को कंट्रोल करेंगे अगर हम मेडिकेशन से, आदर बाय मेडिकेशन आदर बाय फिजिकल एक्सरसाइज। मेडिकेशन में अगर बात की जाए तो स्टैटिन थेरेपी होती है, दैट इज़ लाइक अटोर्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन करके ग्रुप्स हैं, दैट हैज़ टू बी टेकन डेली। और हम अगर डिसलिपिडीमिया को कंट्रोल करते हैं तो फिर अगेन हम हार्ट डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर संतोष, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आजकल तो हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं। फिजिकल मीटिंग विद फैमिली फ्रेंड्स लगातार कम ही होती जा रही है, लोग अकेले हो गए हैं, अकेलापन बढ़ रहा है। ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए कितना उसको प्रभावित करता है? काफ़ी हद तक। आप अगर एक पिक्चर को एक इमेजिन करने की कोशिश करिए, पहले हमारी सोशल गैदरिंग्स होती थी, घर परिवार के लोग साथ में बैठते थे, एक्सरसाइज होती थी, खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, सब काम होता था, आना जाना लगा रहता था। एक इंडिविजुअल जो अकेला रह रहा है वो क्या करेगा? स्पोर्ट्स एक्टिविटी उसकी कम हो जाएंगी, एक्सरसाइज उसकी कम हो जाएगी, घर में अकेला बैठा हुआ टीवी देखता रहेगा,
कुछ स्नैकिंग करता रहेगा, कुछ मंचिंग करता रहेगा, अपने आप का वेट बढ़ाएगा। सारे रिस्क फैक्टर कहाँ से शुरू होते हैं? इसी तरीके से शुरू होते हैं। आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, आपने वेट गेन किया, आपने डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को इनवाइट किया, कोलेस्ट्रॉल आपने बढ़ाया और अल्टीमेटली आपको फिर कार्डियक, वैस्कुलर या किडनी प्रॉब्लम्स इनिशिएट हो जाती हैं। कई स्टडीज़ में पाया गया है कि जो लोग अकेले रहते हैं, मान लीजिए किसी भी कारण से पार्टनर की डेथ हो गई या डिवोर्स हो गए या जिन्होंने मैरिज नहीं की है, उनके अंदर हार्ट डिजीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू दोज हु आर लिविंग इन ए हेल्दी फैमिली लाइफ। सो सोशल engagement activity is playing a major role in preventing the heart disease and in aggravating the heart disease in people who are not into the social atmosphere and socially interacting with the family and friends. So this is very important. तो मैं ऐसे में मैं ये भी समझना चाहूंगी डॉक्टर आलोक, तो क्या मेरी ये हार्ट हेल्थ क्या मेरी वर्क लाइफ को भी किसी तरह से प्रभावित करती है, मेरी कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है, और अगर ऐसा है तो मैं इसको कैसे मैनेज कर सकती हूँ? दिस इज द अल्टीमेट स्टोरी ऑफ ए हार्ट पेशेंट कि उसकी हार्ट की क्षमता कम हो जाती है। जब हार्ट की पंपिंग क्षमता कम होगी तो उस पर्सन की, उस पेशेंट की वर्किंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाएगी। नॉर्मल हार्ट का फंक्शन जो होता है वो 55 to 75% होता है, एक पैरामीटर है। जब ये 40% रह जाए, 30% रह जाए, 20% रह जाए, डिपेंडिंग अपॉन, उतनी ही हार्ट की फंक्शनल कैपेसिटी कम होगी और ये रिफ्लेक्ट होगी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में। तो मेन एम हमारा ये है कि जो भी डिजीज़ से फंक्शनल कैपेसिटी कम हुई है वो डिजीज़ को ट्रीटमेंट किया जाए। अगर पॉसिबल हो तो वो उपाय किए जाएं कि उनकी हार्ट की फंक्शनल कैपेसिटी इंप्रूव हो, 20 से 30 हो जाए, 30 से 40% हो जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो जाएगी। दिस इज़ द मेन थिंग। कहने का मकसद ये है कि हार्ट की हेल्थ से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज है दोनों में। और भी फैक्टर होते हैं, लंग फंक्शन कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहती हैं, लीवर का फंक्शन कैसा है, लेकिन इस टॉक में हम दिल की बात कर रहे हैं तो दिल इज़ एट द टॉप। अगर दिल की फंक्शनल कैपेसिटी कम है तो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स कम काम करेंगे। अब दिल की फंक्शन को इम्प्रूव कैसे किया जाए, इसके लिए बहुत अच्छा एक अम्ब्रेला वर्ड है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बाई कार्डियक रिहेबिलिटेशन। कार्डियक रिहेबिलिटेशन हैज गॉट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो डॉक्टर शुभम, क्योंकि महत्व तो समझा ही रहे हैं हमें डॉक्टर आलोक, लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहूंगी आपके शब्दों में कि हार्ट डिजीज के मैनेजमेंट में एक रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के साथ साथ हमें और क्या क्या मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और एक बार फिर वही सवाल कि लाइफस्टाइल, डाइट और आपकी एक्सरसाइज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लोग फिजिकल एक्टिव हैं उन्हें भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। जिम में एक्सरसाइज करता हुआ शख्स, उसको अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, ट्रेडमिल से गिर जाता है, डांस करती हुई नृत्यिका, उसे हार्ट अटैक आ जाता है। तो फिर इसको हम किस तरह से देखें? तो सबसे पहले अगर बीपी की बात की जाए तो बीपी क्या है? बीपी एक प्रेशर है जिसके अगेंस्ट हार्ट पंप कर रहा है। तो अगर बीपी बढ़ता रहेगा किसी का भी तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में अगर बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो हार्ट की मसल्स मोटी होने लगती हैं और परसिस्टेंटली हाई बीपी से हार्ट फेल करने लगता है। दूसरा, अगर बीपी बढ़ा हुआ, बीपी एक ऐसी चीज़ है जो हार्ट के अलावा और शरीर के हर एक अंग पर काम करता है। जैसे अगर बीपी बढ़ा रहेगा, किडनी ज़्यादा काम करेगी। किडनी क्या करेगी? प्रेशर नेट्रियोसिस करती है, मतलब बीपी बड़े होने के कारण ज़्यादा वाटर यूरिन के थ्रू निकालेगी, तो किडनी को ओवर फंक्शन करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म इंक्रीज बीपी में किडनी भी डिसफंक्शन होने लगेगी। तो जैसे कि सर ने बताया, एक कार्डियो मेटाबॉलिक या कार्डियो रीनल सिंड्रोम कंटिन्यूस होने लगता है अगर लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल्ड बीपी रहता है। सो बीपी मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड अगर एक पेशेंट हाइपरटेंसिव डिटेक्ट होता है। दूसरा, रेगुलर इनटेक ऑफ बीपी मेडिसिन। बीपी एक स्प्रिंग की तरह है, आपने आज मेडिसिन ली, फिर कल मेडिसिन नहीं ली, तो अगली बार जब बीपी शूट होगा तो और ज़्यादा शूटअप होगा। कभी कभी इसलिए होता है कि अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट बीपी की मेडिसिन नहीं ली, बीपी शूटअप कर गया और ब्रेन में नस फट गई, जिसे ब्रेन हैमरेज कहते हैं। तो बीपी मॉनिटरिंग इज utmost important for prevention of cardiac, renal and CNS problems also and any other problem in the heart.
सो बीपी के अलावा और अगर मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल आपको अपना मॉनिटर करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा शरीर में तो हार्ट की नाड़ी के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, जिसे अथेरोमा बोलते हैं। वो अल्टीमेटली बढ़कर हार्ट की नाड़ियों को चोक करता है, जिससे हार्ट अटैक होता है। तो ठीक है, क्योंकि अब हम प्रोग्राम के अंत तक आ गए हैं तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में लेना चाहूंगी। शुरुआत डॉक्टर संतोष आपसे कर रही हूँ। ईश्वर ने हार्ट को बहुत सुंदर बनाया है, पर हम लोगों ने इसे खराब किया है। पूरी शरीर के हर आर्गन में इन्फेक्शन होता है, हार्ट में रेयर है इन्फेक्शन। पूरे शरीर में कैंसर होता है, हार्ट में रेयर है कैंसर। फिर भी हार्ट डिजीज लीडिंग कॉज है डेथ के। क्यों? क्योंकि हमने बीमारियां पैदा की हैं खुद से, एक्सरसाइज ना करके और रिस्क फैक्टर्स को पैदा करके हम हार्ट डिजीज को जनरेट करते हैं, जिसके कारण से हमें ये दिन देखने पड़ते हैं। अगर हम अपनी कंडीशंस को पहचानें, एक एक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो करें, तो काफ़ी हद तक, जैसे कि स्टडीज के बारे में हम बता चुके हैं, 90% तक हार्ट डिजीज को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज इज मच मोर ईजियर देन क्योरिंग वंस इट हैपेंस। डॉक्टर आलोक, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज के युग में लोगों से यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस से बचें। और स्ट्रेस क्या है, पहले इसको समझ लें। आजकल के ज़माने में, कॉम्पिटिटिव लाइफ के ज़माने में, स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड ए गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड अचीवमेंट्स। ये गैप जितना बड़ा होगा उतना स्ट्रेस ज़्यादा होगा, और जब स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। वो आपके अंदर ब्लड प्रेशर करेंगे, एमआई करेंगे, एरिथमिया करेंगे, डायबिटीज़ करेंगे। और जब आप स्ट्रेस होंगे, आपके पास कोई वे आउट नहीं होगी, तो यू कैन ऑप्ट फॉर ए एडिक्शन। आइदर या स्मोकिंग करने लगेंगे या अल्कोहल लेने लगेंगे, और पूरा एक कैस्केड शुरू हो जाएगा, एंडलेस विशियस सर्कल शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ अपनी एबिलिटी समझिए, अपनी कैपेबिलिटी समझिए, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस कैलकुलेट कीजिए, देन गो अहेड इन द लाइफ। डॉक्टर शिवम, नाउ इट्स योर टर्न। मैं कहना चाहूँगा कि नो योर रिस्क फैक्टर्स, एंड इफ़ यू हैव गॉट रिस्क फैक्टर देन बी इन द स्क्रीनिंग लाइन, and if in screening you have got diagnosed with a disease, then take the treatment at earliest so as to prevent any complications. And if you got the treatment, be adherent to the treatment, don't leave treatment in the middle. So always be with the doctor. तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद। हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और आप सभी के द्वारा दी गई जानकारी का हमारे दर्शक भी पालन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें। नमस्कार।